आदाब डॉक्टर। इवनिंग, आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, आज एक दफ़ा फिर आज के दिन हम इस शो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक ऐसा शो, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं, जो कि जी हाँ आपके तमाम पूछे हुए सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। उम्मीद हमारी यही है कि हमारे इस प्रोग्राम में आप शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ आज एक दफ़ा फिर मौजूद है डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से, और आज एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे उनसे इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से। साथ ही साथ आपके प्रोग्राम में कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। अगर कोई भी आपका सवाल है इनफर्टिलिटी के हवाले से तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 040-233-133-8 या फिर 040-233-13820। चलिए हम खुश आमदीद करते हैं डॉक्टर मानसा का। गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग डॉक्टर मानसा, बहुत से हमारे पास ईमेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में और बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अगर बेस आप बताएं कि डॉक्टर इनफर्टिलिटी दरअसल क्या चीज़ है और क्या इसकी वजह होती है, कैसे से एहतियात बरती जा सकती है, क्या डेफिनेशन होती है इनफर्टिलिटी की? एक्चुअली शादी होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आता है तो इनफर्टिलिटी हम कह सकते हैं। और ये अगर 35 इयर्स के ऊपर उम्र वाले अगर महिलाओं में 6 महीने तक ऐसा प्रेगनेंसी नहीं आता है तो भी हम उन्हें इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। और किसी को भी रिपीटेडली अबॉर्शंस अगर होते रहेंगे तो भी प्रेगनेंसी ठहरने का उन्हें चांसेस नहीं है, यानी वो प्रॉब्लम है तो उन्हें भी हम इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। मैम, आपके पास केसेस आते रहते होंगे कि कितनी आम प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली इनफर्टिलिटी आजकल तो इंडिया में 17% तक चल रहा प्रॉब्लम, और ये 17% में भी फीमेल्स में हम 30 to 40% थे मेल्स में, और 40 से 50% यानी ज़्यादा फीमेल्स में हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फीमेल्स में देख रहे हैं। और 10% तक दोनों में भी कॉजेस हो सकते हैं, और 10% मिसलेनियस यानी हम उसका कॉज नहीं कह सकते, फेमिलियल हो सकता है या फिर किसी चीज़ से इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए हम उन्हें निकाल नहीं सकते, यानी जान नहीं सकते। ऐसा भी 10% केसेस में इनफर्टिलिटी हम देख सकते हैं। ओके मैम, इस पर हम और आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो पहले कॉलर हो चुके हैं ज्वाइन, चलिए हम कॉलर को सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी हेलो, मैं मानी सरकार बोल रही हूँ कोलकाता से। खुश आमदीद। क्या सवाल है आपका? प्रॉब्लम है ये, मेरा शादी के 16 साल हो गया है, तो मैंने प्रॉब्लम जो है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, तो पूरा ट्रीटमेंट हो गया मेरा। अच्छा। तो अभी बैंड है तो मैं चैतन्य जाना चाहता हूँ। तो हमारा एज है 37 ईयर और हस्बैंड के एज है 48 ईयर। जी जी। तो अभी लास्ट एक बार चेकअप कराना चाहता हूँ चैतन्य से, तो अभी संभव नहीं। आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि कैचिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा। किस में प्रॉब्लम है? कैचिंग में प्रॉब्लम, मतलब प्रेगनेंसी में नहीं आ रही है, थोड़ा कैचिंग नहीं हो रही है। 5 बार IUI हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। नहीं सक्सेस हुआ है। मैम कुछ पूछना चाहेंगे इनसे आप? अभी आप दवा के साथ आपको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं या फिर नेचुरली आपको रेगुलर पीरियड्स है मैडम? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा, ओव्यूलेशन ठीक तरह से हो रहा है आपको? ओवुलेशन मैंने फॉलिकल स्टडी किया तो दवाई खाने से हुआ ओवुलेशन, अच्छा, किंतु नहीं, कुछ नहीं हुआ। ट्यूब्स के बारे में क्या कहते हैं वो लोग? लैप्रोस्कोपी 6 साल पहले लैप्रोस्कोपी हुआ है, ट्यूब ओके है। अच्छा, डॉक्टर और ने बोला। आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कितना है मैडम? हस्बैंड के प्रॉब्लम है थोड़ा। नहीं, आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट सेवन एनालिसिस करवाया ना आपके हस्बैंड को, काउंट कितना है? ओटा अभी मालूम नहीं है। अच्छा। तो डॉक्टर बोला है थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा ज्यादा नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। जी, आपके पीरियड्स रेगुलर है मैडम, लेकिन आप में ओव्यूलेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा। मेडिसिन लेने के साथ ही आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, और ये आर्टिफिशियल मेथड है। जब आर्टिफिशियली एग हम रिलीज करवाते हैं तो उन्हें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता, तो उसी के वजह से वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा, या फिर फर्टिलाइज होए तो भी इम्प्लांट नहीं हो रहा। वो आपका प्रॉब्लम है, और आपके हस्बैंड की तरफ से भी छोटा प्रॉब्लम है, ऐसा बोले थे वो लोग, आपने बोला। और ये प्रॉब्लम है कि आपके हस्बैंड के
काउंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर मोटिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और आपके हस्बैंड में और आप में दोनों में भी इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस है। आप हमारे साथ ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं drchaitanyas.com, ये हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है, और इसमें अगर लॉगिन होकर आप लाइव चैट करेंगे तो हमारे डॉक्टर लोग आपसे बात करेंगे और आपका प्रॉब्लम का पूरा हल भी बताएंगे आपको। बेहतर, एक और कॉलर को हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं ऋतु बोल रही हूँ फरीदाबाद से। जी ऋतु। हाँ जी मैम, मैंने पहले भी कॉल किया था। मैम ऐसा है कि मेरे टॉर्च टेस्ट करवाया है तो उसमें रूबेला इन्फेक्शन आया है। जी हाँ जी, तो मैं जानना चाह रही थी कि ये रूबेला IgG इन्फेक्शन है तो इसका प्रेगनेंसी नहीं हो रही कई सालों में, तो कुछ इसका कोई मतलब गलत प्रभाव पड़ सकता है इस इन्फेक्शन का? ओके। इस वजह से कोई कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना हो? मैम ऋतु से कुछ पूछना चाहेंगी आप? आपका पीरियड्स कैसे है मैडम? नॉर्मल है, 28 डेज का साइकिल। और ओवुलेशन हो रहा है? हाँ जी, ओवुलेशन 15th डे पे एग्रेप्चर हो रहा है। हाँ जी मैम। वो दवाई लेने के साथ हो रहा है 15th डे रप्चर? विदाउट एनी मेडिकेशन। अच्छा, आपके हस्बैंड के काउंट कितना है मैडम? हाँ मैम, 80 मिलियन है। ओके, उनका भी पूरा सेवन एनालिसिस नॉर्मल है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ऋतु, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैम ने आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनी है और पूरी कोशिश करेंगी मदद करने की। जी डॉक्टर। आपने बोला है कि आपको टॉर्च वायरल इन्फेक्शन पॉजिटिव है, उसमें रूबेला IgG पॉजिटिव है, यानी एक तरह के वायरल इन्फेक्शन आपके बॉडी में है। जब ये वायरल इन्फेक्शंस बॉडी में रहेंगे तो खासकर जब ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी हम देख सकते हैं, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये टॉर्च 10 अगर रहेंगे तो भी प्रेगनेंसी के लिए ये एक रुकावट बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों में ये टॉर्च 10 होने से प्रेगनेंसी तो आएगा, लेकिन प्रेगनेंसी आने के बाद रिपीटेडली मिसकैरेजेस होने के चांसेस है। लेकिन इनमें तो प्रेगनेंसी ही नहीं आ रहा, तो आपको रूबेला IgG के लिए यानी टॉर्च वायरल इन्फेक्शंस के लिए, और उसके साथ साथ आपके फैमिली में कोई भी टेंडेंसीज हो या फिर कोई भी इन्फेक्शंस फैमिलीज के साथ आपके बॉडी में रन कर रहे हो, ये इनके लिए भी आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। एक बार डॉक्टर चैतन्यास को कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हमारे साथ ले सकते हैं, और ये टॉर्च 10 वायरल इन्फेक्शंस 90% तक हम कम कर सकते हैं। एक और कॉल लेते हैं हम। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, नमस्ते नमस्कार। जी, मेरा नाम शिंदू शर्मा है, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। हेलो जी। और मुझे एंटी-डी इंजेक्शन भी लगा है। मेरा पहला बच्चा अबॉर्ट हो गया है। तो मुझे पूछना है डॉक्टर साहब से कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मेरी शादी 3 साल हुई। बेहतर, आपकी उम्र क्या है? जी 26 साल। ओके, और आपके मेंसेस रेगुलर हैं? जी जी। बेहतर, मैम कुछ पूछना चाहेंगी इनसे आप? बहुत शुक्रिया, मैम ने आपके सवाल को सुना है और जवाब देती है। थैंक यू सो मच कॉल किया आपने। जी डॉक्टर। एक्चुअली नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने वाले मदर्स में सेकंड प्रेगनेंसी, अगर दोनों प्रेगनेंसीज भी अगर पॉजिटिव फीटस आता है या फिर दोनों प्रेगनेंसीज का भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है तो तभी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो भी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए प्रॉब्लम होगा। आप जैसे बता रहे हैं कि पहला बच्चा ही यानी पहला प्रेगनेंसी ही आपका अबॉर्ट हुआ, उसका रीज़न आपका ब्लड ग्रुप नहीं है, और आप में वायरल इन्फेक्शंस या फिर आपके यूट्रस में शेप में या फिर कुछ इन्फेक्शंस होना, ये सब भी रीजंस हो सकते हैं। तो किस वजह से आपको अबॉर्शन हुआ ये देखने के लिए पहले आपको इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ेगी, और आपका जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का जो माइनस पॉइंट है उसके लिए आपने दवाई तो ली है, तो आगे जाकर आपके ब्लड ग्रुप से आपका अबॉर्शन का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो अबॉर्शन आपको हुआ उसके लिए रीज़न हम पता करेंगे, और उसके लिए अगर ट्रीटमेंट आप लेंगे तो आपको हेल्दी बच्चा होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ओके, एक और कॉलर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। जी गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो, नमस्ते। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। जी मेरा कविता। प्रॉब्लम ये है कि कविता कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं भरूच से कॉल कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? ये पूछना चाहती हूँ कि 3 साल हो चुके हैं शादी को, अभी तक के प्रेगनेंसी नहीं हुई। कितने साल हो गए शादी को? 3 साल। जी, और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? IUI भी लास्ट मंथ करवाया था मैंने, जी, उसका भी रिजल्ट नोक से बराबर था, उसका रिजल्ट नहीं आया था। जी। अच्छा, कविता आपकी एज क्या है? मेरी एज 27 है। और मेंसेस आपके रेगुलर हैं? जी हाँ, मेंसेस रेगुलर है। बेहतर, मैम क्या कविता से पूछना चाहेंगी आप? और
आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया मैडम हार्मोन्स का या फिर एग रिलीज होने का, ट्यूब्स कैसे है वो देखने के लिए? हाँ, एक्सरे करवाया मैम मैंने, तो उसमें ट्यूब में एयर बबल्स बताया है, नॉर्मल है ट्यूब बट एयर बबल्स बताया है। अच्छा, और आपको जो मेंसेस अभी रेगुलरली आ रहे हैं वो दवाई के साथ आ रहे हैं? जी हाँ, नहीं दवाई के साथ नहीं है, इसको मैं रेगुलर ही ले रही हूँ। अच्छा, और आपके हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस कैसा है मैडम? हस्बैंड को भी नॉर्मल ही है उनका। तो आईयूआई किस लिए करवाया आपने? एक्चुअली प्रेगनेंसी रह नहीं रही थी, इनफर्टिलिटी केस बताया डॉक्टर ने, और 10 महीने से मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट में थी, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह सब चल रहा था। अच्छा, ठीक है। कविता, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। जी, एक्चुअली आप में तो पूरे नॉर्मल है, जैसे कि आप बता रहे कि पूरे नॉर्मल है, लेकिन आपका जो ओव्यूलेशन हो रहा है वो दवाई के साथ करे उन लोगों ने, क्योंकि आईयूआई में जब भी आपको एक जो रिलीज करवाते हैं वो दवाई दे के फॉलिकल ग्रोथ होने के लिए दवाई देंगे, उसके बाद रप्चर होने के लिए दवाई देंगे, वो सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स है। और जब आपके बॉडी में पूरे नेचुरल है या फिर किसी भी तरह के डिस्टर्बेंसेस आपके बॉडी में है तो वो नेचुरल तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। जब वो डिस्टर्बेंसेस क्लियर हो जाएंगे, आपका जो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आपको नेचुरली कंसेप्शन मिलेगी। तो अभी आप ऐसा आईयूआई के लिए या फिर आर्टिफिशियल टेक्निक्स के लिए जाने वाले लोगों को एक ही विनती है कि जब भी आप आईयूआई के लिए जाएंगे, किस वजह से जा रहे हैं पहले वो पता करो, उसके बाद ही किसी भी आर्टिफिशियल टेक्निक अपनाओ। और उससे पहले अब आपको जो प्रॉब्लम्स है वो जानकर उसके लिए आप नेचुरली होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लेंगे तो बिना कुछ साइड इफेक्ट्स के आपको नेचुरली कंसीव करने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। ओके, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमा है। चंदा। सलमा सलमा। सलमा जी, कहाँ से हैं आप? मैं बॉम्बे से। सलमा, क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल क्या है आपका सलमा जी? मेरा सवाल ये है, मेरी शादी को ना बहुत साल हो गया, मुझसे 15 साल हो गया तकरीबन, और है ना मेरे को बच्चा नहीं हुआ। मैं बहुत इलाज कराई, प्राइवेट में भी इलाज कराई और जे में भी, कामा में भी, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़े जी। और सब जगह रिजल्ट यही निकलता है कि होंगे, बच्चा होगा, बोले होगा। मेरा वो बच्चेदानी में ना मेरे आदमी का पंप भी छोड़े थे, उससे भी बच्चा नहीं ठहरा। अच्छा सलमा, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ, हर महीना पीरियड आता है मेरा। ओके, वो नॉर्मल है बिल्कुल। मैम, क्या सलमा से आप और पूछना और चाहेंगे? अभी तो ये महीने में ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि ये महीने में पीरियड बंद ही नहीं हुआ था, तो मैं ऐसा प्राइवेट डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने सोनोग्राफी की है। सोनोग्राफी देके बोले बच्चेदानी के पास एक गांठ है संतरे के जितना, तो वो उससे पीरियड बोले बंद नहीं हो रहा, वो गांठ निकालना पड़ेगा। तो मैं बोली डॉक्टर का इसका खर्चा कितना आएगा? बोले 6000। मैं बोली मैं इतना दे नहीं सकती, मैं तो खुद दूसरे की नौकरी करती हूँ। तो मैं कामा में मेरा प्राइवेट का रिपोर्ट लेके गई, कामा हॉस्पिटल में, यहाँ बॉम्बे में सरकारी हॉस्पिटल है। सलमा, मैम ने आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनी, मैम को सलमा से पूछना चाहेंगी आप और? अभी आपको जो मेंसेस रेगुलरली आ रहे हैं वो दवाई के साथ आ रहे हैं मैडम? नहीं, मेरे तो बिना दवा के ही आता है, मुझे पीरियड हर महीना आता है। और अभी एग रिलीज कैसा है आपको? ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज हो रहा है बताएंगे ना, ओव्यूलेशन वो कैसा है? वो ओव्यूलेशन कुछ डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका ओव्यूलेशन कैसा है? हाँ, वो अंडे तो बोलते हैं तुम्हारे अंडे बराबर हैं और बढ़ता साइज है लेकिन फूटता नहीं है बोले। अच्छा, और आपके हस्बैंड का टेस्ट रिपोर्ट कैसा है मैडम? हस्बैंड के पंप बोले 90% जितना 90% होना चाहिए इतना गिराकी में है तुम्हारा आदमी के। अच्छा, सलमा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैम ने आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनी है, सवाल सुना है और पूरी कोशिश करेंगी मदद करने की। जी डॉक्टर। एक्चुअली आप में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है मैडम, वो फॉलिकल का साइज तो बढ़ रहा लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस नहीं रहते। और इतने सालों में अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आया तो आपके बॉडी में या फिर आपके हस्बैंड के बॉडी में भी इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस है। अभी आपने जो बोला गांठ है वो फाइब्रॉइड हो सकता है या फिर यूट्राइन पॉलिप हो सकता है, जिसके वजह से आपको प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग यानी ज़्यादा दिन ब्लीडिंग हो रहा है,
उसके लिए भी हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक वजह हो सकता है और इन्फेक्शंस भी एक वजह हो सकता है। तो ये दोनों के लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और अभी आपको किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हुआ वो रिपोर्ट्स के साथ क्लियर नहीं है, तो आप एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आने की कोशिश कीजिए। और drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है और आप ऑनलाइन भी हमारे साथ ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर मानसा। तशरीफ़ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्यास क्योर क्लिनिक से। हम बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, साथ ही साथ हम प्रोग्राम में आपके कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं। आपके कोई भी अगर सवाल है इनफर्टिलिटी के हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 040-233-133-80 या फिर 040-233-13820। हेलो, नमस्ते मैडम। जी मैं पूनम बोल रही हूँ कानपुर से। मैंने पहले भी थोड़ी सी अपनी आवाज़ प्लीज़ बढ़ाएं। हाँ सॉरी, मैंने पहले भी कॉल किया था बेहतर। मैडम। मेरा एक्चुअली 2 मिसकैरेज हो गया था, बच्चे का ग्रोथ नहीं होता था। तो मैंने टेस्ट कराया था, उसमें कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी 1 mg सीरम जो बढ़ा हुआ है 23.8 है जी, और मुझे थायराइड भी है जी। तो अभी डॉक्टर बोल रहे हैं हिस्ट्रोस्कोपी। मैं मैडम से ये पूछना चाहती हूँ ये होता क्या है और ये मुझे कराना चाहिए कि नहीं? बेहतर। पूनम प्लीज़ हमें अपनी आप उम्र बताएं। सॉरी मैम, क्या? व्हाट्स योर एज? आपकी उम्र क्या है? 25। ओके 25। पूनम, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ रेगुलर है मेरे। ऑल राइट। मैम पूनम से कुछ पूछना चाहेंगी? और अभी आपको जो बताया गया है वो लैप्रोस्कोपी है या फिर हिस्ट्रोस्कोपी है मैडम? वही हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी करवाने के लिए बताया गया था। हाँ वो कराना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे जो अल्ट्रासाउंड में वो सारे रिपोर्ट ठीक आए हैं उसमें अल्ट्रासाउंड में। अच्छा, अभी आपको जो 2 मिस्ड अबॉर्शंस हुए हैं ना, वो नेचुरली आप कंसीव करें या फिर मेडिसिन यूज करने के बाद आया प्रेगनेंसी? वो सारे नेचुरली थे। और कुछ टॉर्च वायरल इन्फेक्शंस का टेस्ट करवाया आपने? नहीं, टॉर्च तो कराया था लेकिन वो नॉर्मल था। मेरे ट्यूबरकुलोसिस का था, उसका मैंने कोर्स पूरा कर लिया 9th मंथ का। बस ये एंटीबॉडी कार्डियोलिपिन बढ़ा हुआ है और बस यही। और ट्यूब्स कैसे है मैडम, कुछ पता है आपको? सारे ओपन है, सारा सब चीज ठीक है। बस ये हिस्ट्रोस्कोपी के लिए वो बोल रहे हैं तो मैंने सोचा एक बार पूछ लो। ओके मैम, ज़रूर आपको बताती हैं। बहुत शुक्रिया पूनम, आपने कॉल किया। जी मैम, ये स्टर्म के बारे में जानना चाह रही हैं। एक्चुअली एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है मैडम। हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए वो यूट्रस का अंदर कैसा है वो देखेंगे, और यूट्रस कैसा है, एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसा है, और यूट्रस जो ओपनिंग्स है ट्यूब्स का यूट्रस में वो कैसे है ये भी देखेंगे। लेकिन इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका तो ट्यूब्स भी क्लियर है और उसके साथ साथ आपका जो टीबी का भी ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं। लेकिन अभी आपको टीबी आपके बॉडी में है कि नहीं ये देखने के लिए टीबी गोल्ड का एक टेस्ट रहता, वो आपके ब्लड में टीबी का कुछ है कि नहीं वो देखेंगे। एक बार वो करवाइए, क्योंकि अगर लेटेंट कंडीशंस में टीबी आपके बॉडी में रहेगा तो भी आपको अबॉर्शंस होने के चांसेस है, और थायराइड जब होता है तब भी अबॉर्शंस होने के चांसेस है। तो अबॉर्शन के लिए आपको कितने भी सारे वजह हो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। एक बार उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो उसके बाद आप प्लान करें तो आपको रिपीटेडली अबॉर्शंस ना होने के चांसेस है। एक बार हमारे पास आके ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। ऐसे अबॉर्शंस रिपीटेडली हुए केसेस में हम 90% तक अबॉर्शंस को रोक सकते हैं और उसके साथ हेल्दी प्रेगनेंसी भी लाने के बहुत सारे केसेस हैं। बेहतर। ये मशवरा पूजा के लिए था। हम एक और लाइव कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर, क्या नाम है आपका? जी, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरे को पूछना था कि जो है 4 महीने पहले मेरा प्रेगनेंसी था, वो 7 महीना 3 दिन हुआ था, फिर बीपी हाई हुआ, उसके बाद फिर बेबी हुआ, फिर जो था वो जो नहीं रहा, बीपी के साथ साथ बढ़ गया था और मेरे को झटके आने लगे थे और क्या बोलते हैं फिर बच्चा नहीं रहा, 7-8 दिन तक था। उसके बाद फिर मैं मैडम से जहाँ गायनोलॉजिस्ट को दिखाती थी उनसे मैं कंसल्ट की कि नेक्स्ट बेबी के लिए कितना वक्त चाहिए। मैडम बोली कि कभी भी ला सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट बेबी था बीपी आई हुआ था, झटके आए थे, ये आने का 100% चांसेस है। तो मैं मैडम से पूछना चाह रही हूँ ऐसा कुछ क्या ये सही है?
मैम आपका मेंसेस कैसे है मैडम? मैडम अभी तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, कभी 15 दिन लेट हो जा रहा है, कभी 20 दिन हो जा रहा है, कभी 1 सप्ताह। रेगुलर नहीं है। अभी आपका सवाल है, एक बार फिर से बताइए मैडम। मैडम मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी था मेरा, जो प्रीमेच्योर बेबी हुआ समय से पहले 7 महीना हुआ था। अच्छा। फिर बीपी हाई हुआ तो सीजर करके उसको निकाला गया था। तो मैं और मतलब बच्चे के लिए कितना मतलब वक्त चाहिए, मतलब सिजेरियन था तो जो अपना सीजर से जो हुआ रहता है वो सीखने के लिए टाइम कितना लगता है, या कब तक मतलब कुछ वेट करना पड़ेगा, या फिर मैं ले सकती हूँ बेबी? अभी आपका पहला बच्चा ठीक है मैडम? नहीं मैडम वो नहीं रहा, प्रीमेच्योर था। 7 अभी महीना आप प्लान करना चाहते हैं? जी मैडम बेबी प्लान करना चाहती हूँ। हाँ, अभी आपका तकलीफ क्या है? एज मेरा हम्म जी मेरा एज है 23। एक ओके। बहरहाल आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जहाँ तक इनकी प्रॉब्लम हम लोग समझ सके हैं, इन्होंने भी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम बताई है कि इनका एग रिलीज नहीं होता है। एक्चुअली एक बार तो प्रीमेच्योर बेबी हुआ है ऐसा आपने बताया। ये प्रीमेच्योर बेबी यानी पूरा ग्रोथ होने से पहले अगर डिलीवरी होता है तो प्रीमेच्योर बेबी हम कहेंगे। और इसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि ये हार्मोन्स ही है जिसकी वजह से अच्छे से डेवलपमेंट होगा बेबी का। और उसके बाद एक वायरल इन्फेक्शंस का भी चांसेस है आपके बॉडी में होने की, क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शंस होंगे तो ठीक तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और ये दोनों के लिए अभी आपको टेस्ट करवानी पड़ेगी। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उसी के साथ आपको ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम्स भी हम देख सकते हैं। अभी अगर आपका पीरियड्स भी इरेगुलर है तो पीरियड्स के लिए भी और उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और अगर पहले जो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ था अगर वो इन्फेक्शंस की वजह से हुआ तो ये तीनों के लिए आपको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और हम आपके प्रॉब्लम को हम सुलझा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छी मेडिसिन है जिसके वजह से आपको मेंसेस रेगुलरली आएंगे, ओव्यूलेशन ठीक से होगा, उसके साथ साथ इन्फेक्शंस भी पूरी तरह से निकल जाएंगे। राइट, एक और कॉल शामिल कर रहे हैं हम। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश जी, कहाँ से है महविश आप? जी दिल्ली से। क्या सवाल है महविश आपका? मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी को 11 मंथ्स हो गए हैं हम्म और अभी तक मैंने कंसीव नहीं करा है। हम्म जी, तो उसके लिए प्रॉब्लम पूछी थी, डॉक्टर ने उसको डीएनसी बताई है। ओके। तो मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हैं, अच्छा। मोस्टली आफ्टर मेडिसिन के बाद ही होते हैं। महविश आपकी एज क्या है? मेरी एज है 24। ओके, और शादी को कितने साल? 11 मंथ्स हो गए 11 हैं। मंथ्स। राइट मैम, महविश से कुछ पूछना चाहेंगी आप? आप हार्मोन्स का कुछ या फिर स्कैनिंग का कुछ टेस्ट करवाया मैडम? मैम मेरा टीएसएच भी हुआ है, इसका रिजल्ट है 3.97। अच्छा। और एक मेरा एएमएच भी हुआ है, उसका रिजल्ट है 11.42। ओके। और एक टेस्ट डॉक्टर ने और बताया था टीबी गोल्ड, जो मेरा पॉजिटिव आया है। अच्छा। तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि आप डीएनसी करवाओ। और आपने ट्यूब्स के लिए कुछ टेस्ट करवाया? ट्यूब्स ओपन है कि नहीं? कोई नहीं करवाया अभी तक। अच्छा, ठीक है मैडम। बहुत शुक्रिया महविश। पीओडी की प्रॉब्लम भी है, ओके। तो उसके लिए पूछना था कि डीएनसी करवाना जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच महविश, आपने हमें कॉल किया। इन्होंने मैम 2-3 प्रॉब्लम्स बताई हैं, क्या कहेंगी इन्हें, क्या मशवरा इनके लिए? एक्चुअली आप में टीबी गोल्ड पॉसिबल यानी टीबी इन्फेक्शन है आप में, और जब ये टीबी होगा तो ट्यूबल ब्लॉक होने की भी चांसेस है। ट्यूबल ब्लॉक के लिए आपको टेस्ट करवानी पड़ेगी। और उसके साथ साथ पीरियड्स भी इरेगुलर है तो पीसीओडी होने की भी चांसेस है, क्योंकि आप में थायराइड भी नॉर्मल है। तो अगर आप में पीसीओडी है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस है। पहले आपको हार्मोन्स का टेस्ट करवानी पड़ेगी। और जो आपने अब तक दवाई ली, क्योंकि आपको दवाई के साथ ही मेंसेस आ रहे हैं, वो दवाई पूरे छोड़ने के बाद 1 या 2 महीने रुकने के बाद
तभी आपको टेस्ट करवानी पड़ेगी, तभी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स हमें पता चलेंगे कि आपके बॉडी में हार्मोन्स कैसे हैं। एक बार हार्मोन्स का टेस्ट होने के बाद आपके ओवरीज में कुछ सिस्ट है कि नहीं, यूट्रस का पोजीशन देखने के लिए आपको एक बार स्कैनिंग निकलवानी पड़ेगी, टीबी के लिए भी, और उसके साथ साथ ये दोनों प्रॉब्लम्स के लिए भी आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको डीएनसी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा डीएनसी करवाने से बाहर से इन्फेक्शंस भी यूट्रस में जाने की भी और बाहर के इन्फेक्शंस फैलने के भी चांसेस हैं। तो पहले आप नेचुरल तरीके से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप हमें drchaitanyas.com पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। एक और कॉल शामिल करते हैं हम। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, जी हाँ, क्या नाम है आपका? हेलो, हेलो, जी हाँ, आपको हमारी आवाज़ आ रही है जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? हेलो। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? क्या नाम है आपका? हाँ, देखिए मेरे एज 44 है। आपका नाम क्या है? रजिया बेगम है। रजिया बेगम, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ ओल्ड सिटी से बोल रही हूँ। हाँ रजिया, क्या सवाल है आपका? मेरी एज 44 है और मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तकरीबन बंद हो गए थे। जी, बंद हो गए तो हमारे हस्बैंड बोले नहीं ऐसा हुआ तो कैसा मैं सेकंड मैरिज करता हूँ, वो करता हूँ बोले। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने टैबलेट लिखे, DUOLUTON ये लिखे। तो 2 महीने के बाद से पीरियड्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा, पूरे जॉइंट्स अकड़ जा रहे हैं। तो सब जने बोले इससे कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहा शायद। क्यों कि नहीं वो करे तो हस्बैंड से मिलने वश नहीं हो रहा, दोनों नाराज होते जा रहे। ओके, बिल्कुल। कुछ है क्या इसके लिए? अब तो पीरियड्स 44 43 बोले तो बंदिश होने के है ना मैडम? जी रजिया, बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम सुन रही है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश वो करना बोलिए। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैम, रजिया से आप कुछ पूछना चाहेंगी? बच्चे हैं मैडम आपको? हाँ, नहीं है, बच्चे नहीं है मेरे को सब नॉर्मल है, मेरे को सब, लेकिन नहीं हुए। अच्छा, ठीक है मैडम। रजिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मैम, रजिया ने बताया कि वो जब मेडिसिन लेती हैं तब उन्हें मेंसेस होते हैं। जी, एक्चुअली 44 का उम्र में जब आपको बंद होने वाले थे वो आपका नेचुरल मेंसेस है, वो मेनोपॉज स्टेज है। और जब आपने ये नहीं चाहा तो आपको मेडिसिन दिया गया, लेकिन वो मेडिसिन विथड्रॉल ब्लीडिंग हम कहेंगे, यानी मेडिसिन स्टॉप करने के बाद जो ब्लीडिंग होगा, यूट्रस को आर्टिफिशियली हम ब्लीडिंग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आप ओव्यूलेशन नहीं पा सकते। जब आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी आने के चांसेस नहीं है। रहा तक आपके दूसरा सवाल का, वो तो उम्र के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज होता ही जाएगा। एक बार वो ड्राइनेस के लिए या फिर कोई अगर पेन हो रहा है तो उसके लिए आप दवा यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ज़बरदस्ती कोई भी मेंसेस अगर लाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस है, और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम के लिए दवा लेना चाहती है तो होम्योपैथी में लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बिना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का आपको रिजल्ट मिलेगी। हेलो हेलो मैम, मैं सिमरन बात कर रही हूँ मुंबई से। जी मैम, मेरी शादी को अभी 1.5 साल होने आए, लेकिन मेरे हस्बैंड एक्चुअली मेरे साथ शादी के 2 महीने तक ही रहे थे। 2 महीने के बाद वो अब्रॉड चले गए। तो मीन्स 3 महीने उनके जाने के बाद 3-4 महीने तक मुझे पीरियड रेगुलर आया। फिर ऐसा हो गया कि अचानक से ब्लॉक हो गया। 3 महीना हो गया मुझे पीरियड नहीं आया, तो मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया तो मुझे थायराइड बताया, पॉजिटिव बताया, और 1.11 मेरे थायराइड के वो है, और उसकी वजह से अभी भी मुझे पीरियड रेगुलर नहीं आता है। मैं टैबलेट्स लेती हूँ तो ही मुझे पीरियड होता है, वरना नहीं। और पीरियड होता है ना तो कुछ पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता, एकदम क्लियर होता है, लेकिन टैबलेट लेने के बाद ही मुझे होता है। तो अभी मेरे हस्बैंड अब्रॉड से आने वाले थे, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मैडम से वही जानना चाहती थी कि मुझे प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? सिमरन, अपनी एज बताएं। मैम, मेरी एज 21 है। ओके, और सिमरन, शादी को कितना साल हो गए? मैम, मेरी शादी को 1.5 साल होने आया, लेकिन 2 महीना मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। 2 महीने के बाद वो अब्रॉड चले गए थे। जी, बताया आपने, मैम ने सुना है। डॉक्टर, क्या पूछना चाहेंगे सिमरन से आप हार्मोन्स का टेस्ट कुछ करवाया मैडम, थायराइड के अलावा? मैंने हार्मोन्स, हाँ, मैंने जैसे ही मुझे पीरियड का प्रॉब्लम हुआ ना, तो मैं थायराइड के मेन डॉक्टर जो हेड होते हैं उनसे मेरे कंसल्टिंग चालू हो गई। तो उन्होंने मुझे हार्मोन्स का चेकअप करवाने के लिए बोला। मैंने 5 हार्मोन्स के चेकअप करवाए। मेरे हार्मोन्स बैलेंस है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हार्मोन्स पर। और आपके कुछ स्कैनिंग निकलवाया?
नहीं मैम, मुझे सोनोग्राफी वगैरह निकाली गई थी, बच्चेदानी की कुछ बोलते थे वो लोग, तो वो मेरी 2 सोनोग्राफीज निकाली गई थी। वो सोनोग्राफीज भी एकदम बराबर है, कुछ पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं है बच्चेदानी पर, एकदम सही है वो। अच्छा ठीक है मैडम। ओके सिमरन, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, मैम ज़रूर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर। एक्चुअली आपने जैसे बता रहे डिलेड साइकिल्स के लिए, यानी 2 महीने में 3 महीने में एक बार आएंगे, उसके लिए 2 वजह हो सकते हैं। एक है थायराइड और दूसरा है पीसीओडी। ये दोनों हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, और जब स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं इसके साथ भी हम डिलेड साइकिल्स देख सकते हैं। और आपके केस में ये स्ट्रेस भी एक फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से आपको ये सब हो रहा है। एक बार आप अपने पूरे रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आने की कोशिश कीजिए, और वो थायराइड हो या फिर स्ट्रेस फैक्टर्स हो या फिर फेमिलियल डिसीज़ कुछ भी हो, उसके लिए हम ट्रीट करेंगे। और पीसीओडी केसेस में या फिर कोई भी डिलेड साइकिल्स केसेस में हम प्रेगनेंसी अभी तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब डिलेड साइकिल्स होंगे या फिर मेडिसिन के साथ साइकिल्स आएंगे तब ओव्यूलेशन ठीक तरह से नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा या फिर होगा तो भी उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल ओव्यूलेशन है। तो आपको नेचुरल ओव्यूलेशन होने की बहुत अभी ज़रूरी है। जब नेचुरली ओव्यूलेशन होगा तो आप कंसीव कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। सिमरन के लिए ये मशवरा था। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा के एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, उम्मीद करते हैं हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं जी। एक बार और देखते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। ओके, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर आपसे हम एक और सवाल पूछना चाह रहे हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से। मैसेजेस आ रहे हैं जो लोग काफ़ी जानना चाह रहे हैं कि आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो मेल इनफर्टिलिटी कितनी ज़्यादा आम हो रही है। एक्चुअली मेल इनफर्टिलिटी भी जितना फीमेल इनफर्टिलिटी है उतना ही केसेस हम देख रहे हैं, क्योंकि 40 से 50% तक अगर फीमेल इनफर्टिलिटी है तो 30 से 40% तक मेल इनफर्टिलिटी भी है। लेकिन मेल्स लोगों में ज़्यादा वो बाहर बताना नहीं चाहते, तो लोगों नहीं जान पा रहे कि मेल्स में भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। वो काउंट में डेफिशिएंसी हो सकता है, मोटिलिटी में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ लोगों में तो इरेक्शंस में और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी होने के चांसेस है। ये सारे भी इनफर्टिलिटी के लिए कॉजेस हो सकते हैं। ओके मैम, कॉलर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, इनकी तरफ हम बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। दिव्या बोल रही हूँ पुणे से। जी दिव्या, क्या सवाल है आपका? जी, हमारी शादी को 1 ईयर कंप्लीट हुआ जस्ट नवंबर में। हेलो जी दिव्या, 1 साल शादी का कंप्लीट हो गया है आपकी। एक्चुअली मुझे प्रेगनेंसी के बारे में जानना था कि मुझे अभी तक प्रेगनेंसी नहीं आई है, तो मैं ये जानना चाहती थी कि अगर मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं या कुछ इस तरह का मेडिकल हेल्प लूं तो फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? ऑलराइट दिव्या, अपनी उम्र हमें बता दें। सॉरी, एज क्या है आपकी? 28 ईयर्स। ओके, और दिव्या आपके मेंसेस रेगुलर हैं? रेगुलर। ग्रेट। मैम दिव्या से क्या पूछना चाहेंगी? ओके दिव्या, मैम ने आपका सवाल सुना है और ज़रूर आपकी मदद करेंगी, सवाल का जवाब देंगी। बहुत शुक्रिया, पुणे से आपने हमें कॉल किया। जी डॉक्टर। एक्चुअली जब प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहते हैं तो पहले अगर 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं आया तो 2-3 महीने तक बिना कुछ मेडिसिन के ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में नेचुरली 1 to 1.5 ईयर तक कंसीव करने के भी चांसेस है। तो पहले आप कोई भी दवा, आप तो प्रेगनेंसी के लिए या फिर प्रेगनेंसी आने के लिए दवा तो मत यूज़ करो, क्योंकि जब हार्मोन्स का मेडिसिन आप लेंगे उसके लिए साइड इफ़ेक्ट्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स है वो देखना चाहते हैं तो आप में और आपके हस्बैंड में दोनों में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस करवाइए। अगर उनमें कुछ दिक्कत है तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप निश्चिंत रह के और 6 महीने तक आप कंटिन्यूसली आप ट्राई करते रहिए, आपको प्रेगनेंसी आने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। ओके दिव्या के लिए ये मशवरा था मैम का। एक और प्रोग्राम को आगे बढ़ा के एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो। जी हाँ, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? हेलो मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुसरत फातिमा है। नुसरत जी, कहाँ से? जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी नुसरत, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरी प्रेगनेंसी ना 1 ईयर पहले ट्यूब में आ गई थी तो ट्यूब निकाल दिए, फिर दोबारा प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। उसकी वजह पूछना है कि वो ट्यूब में क्यों गई बोल के पूछना है। नुसरत, आपकी एज क्या है? मेरी एज 26 ईयर्स। ओके, 26 साल की उम्र है। और मेंसेस रेगुलर हैं? जी, मेंसेस आपके रेगुलर हैं? पीरियड्स आपके नॉर्मल हैं?
वो ट्यूब निकाल दिए बोल के बोले मैडम, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन करके निकाल दिया, राइट ट्यूब में आ गई प्रेगनेंसी। हाँ मैम, कुछ नुसरत से आप और जानना चाहेंगी? और अभी लेफ्ट ट्यूब का स्टेटस कैसा है मैडम, वो ओपन है? हाँ वो पता नहीं मैडम, वो लैप्रोस्कोपी करते बोले मैम, अब जाना है उनके पास। और आपके हार्मोन्स का कुछ टेस्ट है और ओव्यूलेशन कैसा हो रहा है? पूरे ठीक है मैडम, थायराइड वगैरह कुछ नहीं है। ओव्यूलेशन का कुछ पता है आपको? हाँ वो बराबर है। अच्छा, और आपके हस्बैंड में कुछ नहीं कुछ भी नहीं मैडम, ठीक है प्रॉब्लम। ओके नुसरत, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, मैम मदद करती हैं आपकी। जी डॉक्टर। जब ट्यूब में प्रेगनेंसी रहती है तो ट्यूबल प्रेगनेंसी हम कहेंगे, ये एक तरह की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जब ट्यूब्स में मोटिलिटी अच्छा नहीं होगा या फिर ट्यूब्स कभी अडहेशंस के साथ यूट्रन पेल्विक वॉल को अगर अडहेशंस हो सकते हैं तो उसके लिए भी ये ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। जब बॉडी में इन्फेक्शंस होगा तो भी ये ट्यूबल प्रेगनेंसी आ सकती है। जब भी ट्यूबल प्रेगनेंसी आएगा तो उन्हें ट्यूब को नहीं निकालना है, ओनली प्रेगनेंसी को निकाल के ट्यूब को बचा के रखना है। लेकिन आपके केस में तो आपको एक ट्यूब निकाला गया है, लेकिन एक ट्यूब के साथ भी अगर वो ट्यूब पेटेंट है, वो ट्यूब ओपन है तो आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन आपके वो ट्यूब का स्टेटस हमें पता करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए लैप्रोस्कोपी की कोई ज़रूरत नहीं है। HSG करके, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी करके एक टेक्निक होगा, उसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपका जो ट्यूब बचा है वो पेटेंट है कि नहीं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें कुछ इन्फेक्शंस है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। और एक बार ट्यूबल प्रेगनेंसी आती है तो अगले प्रेगनेंसी भी ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के लिए 20 से लेकर 30% तक चांसेस है। तो उन्हें तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन ट्यूब के हेल्दीनेस के लिए ट्यूबल ब्लॉक अगर है तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 90% केसेस में ट्यूबल ब्लॉक भी क्लियर होने के बहुत सारे चांसेस हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ाते हैं और एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो मैम। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, थोड़ा सा तेज़ बोलिए। हम कलकत्ता से बोल रहे हैं मैम। ओके, क्या नाम है आपका? भारती। भारती कोलकाता से बात कर रही हैं। जी भारती, क्या सवाल है आपका? नहीं मैम, हम 5 साल शादी का हो गया, अभी तक हमको बच्चा नहीं हुआ। अच्छा, कोई टेस्ट करवाए? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हेलो जी भारती, आपको 5 साल हो गए शादी को, आप कंसीव करना चाहती हैं, कुछ डॉक्टर्स ने कोई प्रॉब्लम बताई है आपको? हमको थायराइड है मैम, सब टेस्ट हुआ है, लेकिन हमारा सब टेस्ट मतलब इतना ठीक नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर बोल रहा है ना कि हमारा जो मेंस होता है ना, जो अंडा होता है, वो अंडा मेरा मतलब वही हो गया है, ठीक है, मेंस नहीं होता है, रेगुलर मेंस नहीं होता है मेरा। जी भारती, आपकी एज क्या है? मेरा एज 38 है। ओके, और भारती आपको मेंसेस रेगुलर होते हैं? नहीं मैम, ये तो इस महीना भी सिर्फ स्पॉट होकर रह जाता है। ओके, रेगुलर नहीं है। जी मैम, कुछ भारती से पूछना चाहेंगी आप? और आपके हस्बैंड का टेस्ट कैसा है मैडम? उनका टेस्ट ठीक हुआ है, डॉक्टर उनको बोला है कि उनका टेस्ट ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा प्रॉब्लम टेस्ट ठीक नहीं हुआ है, लेकिन सारे टेस्ट हो गया है। डॉक्टर अब बोला है कि कोई मेडिसिन नहीं है और अंडा नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से मेंस रेगुलर नहीं हो रहा है। क्या मेरा बच्चा नहीं होगा मैम? भारती, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, कोलकाता से याद किया। मैम ने आपकी प्रॉब्लम सुनी है और ज़रूर कोशिश करेगी आपकी मदद करने की। जी मैम, भारती की क्या मदद करेंगी आप? आपको पीरियड्स इरेगुलर है मैडम। पीरियड्स जब इरेगुलर रहेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस है। जो हार्मोन्स होते हैं जिनके वजह से आपको ओव्यूलेशन होगा, वो एग बढ़ना और एग रप्चर होना, ये सब होना है, तो वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है आप में, उसी के वजह से पीरियड्स भी रेगुलरली नहीं आ रहे और ओव्यूलेशन भी ठीक तरह से नहीं हो रहा। और इन दोनों के लिए भी हम आपका इलाज कर सकते हैं और आपको ऐसे केसेस में हम 80% से ज़्यादा सक्सेस अभी तक दे चुके हैं। तो आप chaitanyas.com पर लॉगिन हो जाइए या फिर आप डायरेक्टली आके हमें मिल सकते हैं। आपके सारे पुराने रिपोर्ट्स लेकर हम आपका मदद ज़रूर करेंगे। ओके मैम, हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बातचीत कर रहे थे, आप कुछ हमें बता रही थी, कौन से फैक्टर्स हैं जो ये मेल इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं? एक्चुअली मेल इनफर्टिलिटी में 3 चीज़ें ज़्यादा होते हैं। एक है काउंट में डेफिशिएंसी, एक मोटिलिटी प्रॉपर नहीं होना और इन्फेक्शंस होना, ये तीनों ही कॉजेस हैं। और ये काउंट के लिए हम अगर एनवायरमेंटल हीट ज़्यादा होगा, हीट
को एक्सपोज करने वाले लोगों में कुछ ड्यूटीज ऐसा होते हैं, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, वो बार बार हीट के लिए एक्सपोज होना पड़ेंगे, तो उसके लिए भी काउंट डिक्रीज होने के चांसेस है। काउंट प्रॉब्लम ने बताइए मैम, हम इसको डिस्कस करेंगे, जारी रखेंगे। कॉल हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं शामिल, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। बराए करम टीवी की वॉल्यूम म्यूट करें। कौन है इस वक्त हमारे साथ? गुड इवनिंग। हेलो, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हेलो जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? क्या नाम है आपका? हाँ जी, जी मेरा नाम सविता है। कहाँ से हैं सरिता जी आप? हैदराबाद से बोल रही हूँ मैम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे 2 बच्चे हैं मैम। हेलो, ओके सरिता जी। मेरा फैमिली प्लानिंग हो गया मैम, तो री ऑपरेशन से प्रेगनेंसी आ सकता है क्या बोलती हैं? अच्छा सरिता, आपकी एज क्या है? हेलो, आपकी उम्र क्या है सरिता जी? मैम मैं 24 है मैम एज। ठीक है सरिता, अपने मेंसेस आपके रेगुलर हैं? हाँ जी मैम, मेंसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, आप इनका सवाल सुनिए। कुछ पूछना चाहेंगी सरिता से? हेलो, और अभी आप जब प्लान कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया मैडम? जी मैम, अभी तो मैं कुछ नहीं कराई। एक्चुअली डॉक्टर से पूछी तो डॉक्टर बोले मैं बहुत वीक हूँ, ब्लड कम है, तो डॉक्टर बोले थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। अभी तो कुछ प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा मैम। ठीक है सरिता, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद करेंगी डॉक्टर। जी मैम। एक्चुअली आपको 2 बच्चों के बाद ट्यूबेक्टमी यानी फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उन्हें हम रिकैनलाइजेशन कर सकते हैं, यानी जो ट्यूब्स को क्लोज किया गया है उन्हें रीओपन हम कर सकते हैं। और वो रीओपन होने के बाद बहुत सारे लोगों में 90% तक चांसेस है बच्चे होने के लिए। और कभी कभी कुछ लोगों में जब ओपन किया जाता है तो भी फिर से 2-3 महीनों में वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि स्पैज़म्स की वजह से वो क्लोज होने के भी चांसेस है। और एक बार आप ट्यूब्स ओपन करने के बाद 3 या 4 महीने के बाद ट्यूब्स का स्टेटस जानने के लिए एक बार टेस्ट फिर से करवाइए, HSG करके टेस्ट रहेगा। अगर ट्यूब्स तब ओपन है तो आपको 90% तक चांसेस है बच्चे और होने की। राइट, ये सरिता के लिए मैम का मशवरा था। एक और कॉल हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, मैं बॉम्बे से अंजुम बोल रही हूँ। मेरी देवरानी असरा का प्रॉब्लम था, बात करना था। सवाल पूछिए, क्या प्रॉब्लम है उनकी? उनको मतलब 2 साल हो गए शादी हो गए, और फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब 7 मंथ के बाद फिर निकाल देना पड़ा, मतलब बच्चे अंदर ही डेथ हो गया जी। फिर और सेकंड प्रेगनेंसी 4 मंथ के बाद हो गया, अबॉर्शन निकाल करना पड़ा। और हमेशा उनके पेट में दर्द ही रहता है। अभी मतलब प्रेग्नेंट है जब भी दर्द रहता है, और मतलब नहीं रहे जब भी। अच्छा, उनकी उम्र क्या है? 19 ईयर्स। ओके, उनके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ, रेगुलर है। ओके, तो डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ टेस्ट करवाए नहीं, उन्होंने? कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ओके मैम, आप क्या पूछना चाहेंगे इनसे? बहुत शुक्रिया, मैम ने आपकी प्रॉब्लम सुनी है, मदद करेंगी। थैंक यू सो मच कॉल किया आपने। जी डॉक्टर। ये बार बार रिपीटेडली अबॉर्शंस होने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक है यूट्रस की अबनॉर्मैलिटी, यूट्रस की साइज में, शेप में, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी अबॉर्शंस होंगे, और वायरल इन्फेक्शंस बॉडी में रहेंगे तो भी अबॉर्शंस होंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक वजह हो सकता है। और जैसे आप बता रहे हैं कि कंटिन्यूसली पेन हो रहा, एक PID का सिम्टम है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। जब पेल्विस में इन्फेक्शन होता है और पेल्विक पार्ट्स उसके वजह से सूजन हो जाते हैं तो उसके वजह से भी आपको ये दर्द महसूस होगा। और जब ये PID होगा तो ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस है, उसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस है, और वो इन्फेक्शंस की वजह से बेबी का ग्रोथ नहीं हो पाना, ऐसा स्टमक में ही अबॉर्शन हो जाना या फिर बेबी का डेथ हो जाना, ये सब भी हम देख सकते हैं। तो आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। और ये ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद ही, आपका पूरा कंडीशन नॉर्मल होने के बाद ही अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो अच्छा है। या फिर ऐसे ही इन्फेक्शंस बॉडी में रहते हुए भी अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे, फिर से ऐसे ही हाल होने के भी चांसेस है। ओके, एक और कॉल हम शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो
गुड इवनिंग, आपका क्या नाम है? शमीम बेगम। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? या महबूबनगर। अच्छा, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर से? तो वो 3 महीने अबॉर्शन हुआ एक। अच्छा, जी जी। 3 महीने में एक अबॉर्शन हो गया मेरे को। हेलो। अच्छा, 3 महीने में एक अबॉर्शन हो गया। हाँ हाँ। महबूबनगर से। आप कोई टेस्ट करवाए, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? फिर एक 7 महीने में डिलीवरी हो गई फिर से आने से। आपकी एज क्या है? मैडम प्लीज़ टीवी की वॉल्यूम जो आपने बढ़ा रखी है, इसलिए आपका सवाल साफ साफ डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, आपकी एज क्या है? हेलो, आई गेस इन्होंने टीवी का वॉल्यूम बैकग्राउंड में बढ़ा रखा है, इसी वजह से इनका सवाल साफ नहीं क्लैरिटी के साथ ही ऑन एयर आया है। बहरहाल मैम, इन्होंने अगेन 3 मंथ्स की बात बताई है कि 3 महीने में इनके अबॉर्शंस हुए हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? 3 मंथ्स में अबॉर्शन होने के लिए वायरल इन्फेक्शन से कुछ हो सकता है, और जब आपका यूट्रस का स्ट्रेंथ भी, साइज भी अगर अच्छे से नहीं हो तो भी ये हो सकता है। तो पहले वजह जानना ज़रूरी है, और जब मेडिसिन के साथ ओव्यूलेशन होगा उसके ज़रिए अगर आप कंसीव करें तो भी ऐसा अबॉर्शंस होने की चांसेस है। और आपके हस्बैंड में अगर कोई इन्फेक्शंस हो तो उसके वजह से भी जो फीटस बना है वो हेल्दी नहीं रहने के वजह से भी ये अबॉर्शन हो सकता है। तो अबॉर्शन के लिए बहुत सारे रीज़न्स होंगे, पहले वो क्या रीज़न है वो पता करना पड़ेगा, उसके बाद उसके लिए ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको हेल्दियर नेचुरली अच्छे से कंसीव करने के बहुत सारे चांसेस हैं। ओके मैम, ये जो रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, फीमेल्स बहुत ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मर्द हजरात किस तरह से मेल जिम्मेदार होते हैं इस रिपीटेड अबॉर्शंस के और मिसकैरेजेस के? एक्चुअली मेल्स भी अबॉर्शंस के लिए रीज़न बन सकते हैं, क्योंकि अगर मोटिलिटी कम है या फिर अबनॉर्मल स्पर्म अगर फर्टिलाइज करता है ओवम को तो भी अबॉर्शन होने के चांसेस है। और जब सेमेन में बहुत सारे इन्फेक्शंस रहेंगे तो भी जो जाइगोट बनेगा वो उतना स्ट्रेंथी नहीं रहेगा, वो इन्फेक्शंस के साथ करप्ट होने की वजह से भी अबॉर्शंस हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मान साहब तशरीफ लाई, एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियो में आके आपने फर्टिलिटी के ताल्लुक से बहुत सी बातें हमें बताई। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।